जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आज क्लास 9 में हम केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना का वाचन करेंगे, जिसका शीर्षक है चंद्रगहना से लौटती बेल। शीर्षक भी बड़ा अलग सा है काव्य की दृष्टि से। चंद्रगहना एक स्थान का नाम है, वहां से लौटते समय, बेल का अर्थ है समय। कवि चित्रकूट के पास में एक छोटा सा कस्बा है चंद्रगहना, वहां से लौटते समय मध्य में जो खेत खलियान देखे, उन खेत खलियानों को देख करके प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो गया। उसी खेत की मुंडेर पर बैठकर वो खेत में व्याप्त फसलों को, उसके नैसर्गिक सौंदर्य को अवलोकित करने लगा। तो उसके मन में जो भाव उत्पन्न हुए, उन भावों की अभिव्यक्ति इस कविता के माध्यम से की गई है। अब केदारनाथ जी का जन्म जो था वो 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन नामक एक गांव है, वहां पर हुआ था। आप पेशे से वकील थे, किंतु साहित्य सर्जन आपका विशेष प्रिय कार्य था। आपने अनेकों पुस्तकों की रचना की और सन 2000 में आपका देवासन हुआ था। तो आज अपन करते हैं इनकी कविता कि चंद्रगहना से लौटते समय कवि ने क्या देखा और क्या क्या उन्हें अनुभव हुआ, प्रकृति का सौंदर्य किस प्रकार वे अपनी शब्दों में पिरोते हैं। तो कवि लिखते हैं कि देख आया चंद्रगहना, देखता हूं दृश्य अब में। देख आया चंद्रगहना, चंद्रगहना नामक स्थान में देख करके आ गया है। देखता हूं दृश्य अब में, लेकिन अब मैं जो दृश्य देख रहा हूं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर। अब मैं खेत की मेड़ पर, मुंडेर पर बैठा हूं, अकेला बैठा हूं। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर। बीता एक प्रकार का माप है, जिसे अपन राजस्थानी में बीघा कहते हैं। तो कवि कह रहा कि मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर। एक बीघे तक मेरी जहां दृष्टि जा रही है, वहां क्या है, यह हरा ठिगना चला। ठिगना ना टेकर का, छोटे का, जिसे अपन बोना कहते हैं। यह हरा ठिगना चला, बांधे मुरेठा शीश पर। मुरेठा कहते हैं पगड़ी को। कवि क्या लिखता है एक बीघे में, यह हरा ठिगना चना। नाटे कट का, छोटे छोटे चने का झाड़ बड़ा नहीं होता, चौड़ा अधिक होता है, लेकिन उसकी हाइट जो होती है, ऊंचाई जो होती है, वो कम होती है। इसलिए उसे नाटा कहा है, बोना कहा है कि हरा भरा चना है। और चना भी कैसा है कि बांधे मुरेठा शीश पर, कि उसके सर पर पगड़ी बांधी है। चने के सर पर पगड़ी कैसे, छोटे गुलाबी फूल का, यानी कि मटर का, चने के वृक्ष के ऊपर या झाड़ के ऊपर गुलाबी रंग के फूल आए हैं। वे गुलाबी रंग के फूल कवि को ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे किसी ने गुलाबी रंग की पगड़ी बांधी हो या साफा पहना हो। छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, साफा पहन करके वो चना सज करके खेतों में खड़ा है। पासी मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली। हटीली यानी जिद्दी कहती थी। उस चने के पास में ही बीच बीच में अलसी भी उगी हुई है। पास में ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देख की पतली कमर है कि लचीली। अब चना तो कैसा हाइट में बताया मेरे को, छोटा है, नाटा है, बोना है। अब अलसी कैसी है, देख की पतली कमर। देख कहते हैं शरीर को। अलसी का शरीर पतला है, उसकी कमर पतली है, लचीली है। लचीली यानी कोमल है, झुकने के लायक है। नीले फूल को सिर पर चक्कर, उसके ऊपर कैसे फूल है, नीले फूल है।
चने के ऊपर कैसे थे? गुलाबी फूल थे। अब इतने तक जो पैराग्राफ अपन ने पढ़ा उसका भावार्थ देखिए, क्या भाव है? कवि कह रहा है कि मैं चंद्रगैना नामक स्थान से जब घूम करके लौटा तो रास्ते में खेत की मेड़ पर बैठ करके खेत को निहारने लगा। तब मुझे नजर आया, क्या नजर आया? एक तो चना नजर आया जिसके छोटे छोटे नाटे पौधे हैं, उन पौधों के ऊपर गुलाबी रंग के फूल आए हैं और उनके बीच बीच में कहीं कहीं पर फिर अलसी उगाई है। अलसी अपेक्षाकृत पतली है, दुबली है। अब अलसी के लिए यहाँ पर कवि ने एक शब्द प्रयुक्त किया, हठीली। हठीली यानी जिद्दी, हट करने वाली, जिद करने। अब अलसी को हठीली क्यों कहा? उसने बताया कि उसका शरीर जो है वो नाजुक है, पतला है, लेकिन फिर भी जिद के साथ तेज हवाएं आती है तो वो झुक जाती है, टूटने का नाम नहीं लेती। जिद है कि मैं खड़ी रहूंगी, बिखरूंगी नहीं। तो जैसे ही इसका तीव्र वेग के साथ हवा आती है वो क्या हो जाती है? झुक जाती है, क्योंकि उसका वजन कैसा? कमर कैसी? लचीली है, उसका शरीर नाजुक है, इसलिए कवि ने उसको हठीली कहा कि जिद है इन विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहने की, इसलिए उसे हठीली कहा। देह की पतली कमर है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, और अपने ऊपर कैसे फूल सजाए हुए? नीले फूलों को सजाए। कह रही है जो छुए या दूं हृदय का दान उसको। शायद ये मौन निमंत्रण दे रही है दूसरों को। नायिका, ये अलसी रूपी नायिका दूसरों को ये निमंत्रण दे रही है कि जो मुझे छुएगा यह हृदय, ये दिल, मैं उसको दूंगी। ये सारे वार्तालाप कवि अपनी कल्पनाओं में सोच रहा है, वास्तविकता नहीं है। ये सारी कल्पनाओं के सोच रहा है। कहाँ पर? खेत की मुंडेर पर बैठकर, खेत में उनके चने और अलसी के पौधों को देखकर। तो देखिए, जब कभी भी प्राकृतिक पदार्थों को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए बताया जाता है, यहाँ बताया, क्या बताया? मनुष्य की तरह। चना साफा पहनकर सज के खड़ा। अब चना साफा पहन करके तो नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन उसको मनुष्य की तरह बताया। अलसी की पतली कमर है, अब अलसी की कोई कमर अलग अलग नहीं होते, लेकिन मनुष्य की तरह बताया। फिर क्या कहा? जो मुझे छुएगा उसको हृदय दूंगी, दिल दूंगी। तो ये भी संभव नहीं है। फिर भी यहाँ पर प्राकृतिक पदार्थों को जब मनुष्य की भांति व्यवहार करते हुए दर्शाया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जब भी प्राकृतिक पदार्थों को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दर्शाया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे ये हरा टिकना चना बांधे मुरेठा शीश पर। अब बांधे मुरेठा शीश पर कौन सा अलंकार हो गया? ये अलंकार हो गया मानवीकरण। कर रही है जो छुए यह दू हृदय का दान उसको। कह रही है, ये कह रही है, ये कौन कह रही है? अलसी कह रही है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी। सयानी यानी युवा। सयानी युवा को भी कहा जाता है और समझदार को भी कहा जाता है। चलिए, चने के खेत से दूर कवि कह रहा है अपन चलते हैं सरसों की ओर। और सरसों की ना पूछो, सरसों की तो पूछो ही मत। हो गई सबसे सयानी, बड़ी समझदार हो गई है, युवा हो गई है। हाथ पीले कर लिए। हाथ पीले करना अपने अनुभव रहे। हाथ पीले करने का तात्पर्य क्या होता है? विवाह करना। हाथ पीले कर लिए, ब्याह मंडप में पधारी। अपने हाथों को पीला करके वह विवाह मंडप में जैसे पधारी हुई, वैसे सरसों का खेत, फैली हुई सरसों परिदर्शित हो रही है, दिखाई दे रही है। इधर से सरसों हाथ पीले कर गई, उधर से कवि कह रहा है कि फाग गाता मास फागुन। फाग होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। उधर से फागुन मास आया है। अब यहाँ पे देखिए, फागुन कोई पैरों के बल पर नहीं आता, लेकिन मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए बता रहे। फाग गीत भी नहीं गाता, फागुन मास कोई गीत नहीं गाता, लेकिन फिर भी बताया। तो यहाँ जहाँ पे भी इस प्रकार की बात होगी वहाँ मानवीकरण अधिकार होगा। तो फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे।
ऐसा लगता है कि आज जैसे फागुन मास फाग गीतों को गाते गाते यहाँ आ गया है। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, ऐसा लग रहा है। स्वयंवर किसे कहते हैं? वर का चुनाव खुद के द्वारा, स्वयं वर का चुनाव खुद के द्वारा। जैसा अपन ने देखा था रामायण में सीता स्वयंवर, रामचंद्र जी का चुनाव सीता ने स्वयं किया था। तो जब किसी बालिका के द्वारा स्वयंवर का चुनाव किया जाता है तो उसे स्वयंवर कहा जाता है। तो कवि यहाँ कहता है कि देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, किस किस के मध्य? सरसों और फागुन के मध्य। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, प्रकृति का अनुराग और इन दोनों के मिलाप होने से प्रकृति का प्रेम अंचल, प्रेम का आंचल लहरा रहा है इस विजन में। विजन कहते हैं जन रहित, जनता के बिना जिसे कह सकते हैं, सुनसान भी कह सकते हैं अपन। विजन का होता जन के बिना, जनता के बिना, या सुनसान। जनता नहीं होगी तो कैसा हो जाएगा? वैसे भी सुनसान हो जाएगा। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, प्रकृति का प्रेम रूपी आंचल लहरा रहा इस विजन में, इस सुनसान में। फागुन और सरसों का मेल हो रहा है और ये प्रेम चारों ओर प्रकृति में नजर आ रहा है इस सुनसान जगह पे। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ हो रखी। ये व्यापारिक नगर नहीं है, ये व्यापारिक नगरी शहर से बहुत दूर। ये प्रेम की प्रिय भूमि है, यहाँ प्रेम उत्पन्न होता है। ये उपजाऊ अधिक है, ये देने वाली ज्यादा है। नगर लेने वाला होता है, ग्रामीण खेत खलियान देने वाले होते हैं। तो दूर व्यापारिक नगर से बहुत दूर, शहर से बहुत ही दूर। प्रेम की प्रिय भूमि, ये प्रेम उत्पन्न करने वाली प्रिय, मन को अच्छी लगने वाली भूमि है। उपजाऊ अधिक है, बहुत अधिक उपजाऊ है। और पैरों के तले एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां। पोखर वो छोटा सा गड्ढा या तालाब जिसे कह दीजिए, प्राकृतिक रूप से तैयार हुआ बड़ा सा गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, वो कहलाता है पोखर। और पैरों के तले एक पोखर, मेरे पैरों के नीचे एक पोखर है, उठ रही इसमें लहरियां, हिलोर उत्पन्न हो रही, लहरें उत्पन्न हो रही। किसको देख करके? फागुन और सरसों के मिलन को देख करके। नील तल में जो उगी है घास, नीचे तल में जो घास उगी है भूरी है, वो ब्राउन कलर की है, भूरी है। ले गई वह भी लहरिया, वो भी इस प्रेम को देख करके लहरिया ले गई। लहरिया लेना, आनंद लेना। तो आज के लिए इतना ही। शेष भाग है वो कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।